दोस्तों आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु। और धातु और अधातु जो है, जो ये चैप्टर है, ये क्लास जो है 10th का चैप्टर है और क्लास 10th के चैप्टर है धातु और अधातु। आप सभी को मैं बता दूं कि इसके पिछले जो है वीडियो जो है इसी चैनल पे डाला गया है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं पढ़ाया जा चुका है और दूसरा चैप्टर जो है जिसपे अम्ल क्षार और लवण जो है इसी जो है चैनल पे आपको पढ़ाया जा चुका है। आप जाइए लाइन बाय लाइन जो है जाकर वहाँ पे आप वीडियो देख लीजिए। चलिए जो है आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? और आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज की इस चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल में आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु। और धातु और अधातु जो है पढ़ेंगे भी, और वो भी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एकदम एक एक जो है इसमें का एक्सपेरिमेंट और एक एक जो है लाइन को एकदम अंडरलाइन करते हुए आपको एकदम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, ऑथेंटिक जो है प्रूफ के साथ हम लोग जो है दोस्तों इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर भी जो है हम लोग ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। जैसे कि आप अगर एक 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको तत्व जो है 1 से लेकर 20 तक जो है, जो 20 नंबर पर कैल्शियम आता है, ये तत्व जो है आपको याद हो जाना चाहिए 1 से लेकर 20 तक। तो कैल्शियम तक जो है याद रहना चाहिए। तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि किस प्रकार तत्वों उनके गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। बेसिकली अगर आप उसके गुणधर्म देखिएगा तो 2 होता है। एक जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर होता है, और दूसरा उसके जो है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर होता है। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर होता है। फिजिकल का अर्थ होता है भौतिक जो है गुण के आधार पर, और केमिकल का अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर जो है तत्वों को वर्गीकृत करते हैं। अब आइए हम सबसे पहले जो है भौतिक गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भौतिक गुणधर्म जानने के बारे में जो है एकदम बेसिक बात है, और हमको लगता है कि बच्चा जो है जानता होगा कि भौतिक गुणधर्म के बारे में। किसी भी धातु यानी किसी भी मेटल का भौतिक गुणधर्म क्या होता है? किसी भी मेटल का भौतिक गुणधर्म मात्र जो है 4-5 जो है बिंदु पर जो है केंद्रित होता है। और ये 4-5 बिंदु क्या है इसको हम जानेंगे, बशर्ते यह जानने से कहीं ज़्यादा उपयोगी है कि एनसीईआरटी की लाइन क्या है, क्योंकि मुख्य रूप से एनसीईआरटी की लाइन जो है हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एनसीईआरटी की लाइन जो है अपने आप में क्या है, बोलिए मेरे साथ, वैल्यूएबल है। तो आइए जो है हम आसानी से जो है देख लेते हैं। आपका क्रियाकलाप जो है 3.1 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका मेन जो है आपकी क्लास शुरू होता है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से, और इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, इस लाइन को, तो आपको बहुत चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से मेन जो है शुरू होता है, इसको हम देखेंगे। आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। यानी हम लोग जैसे जो है फिजिकल जो है प्रॉपर्टी देखें, फिजिकल मतलब होता है भौतिक, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो भौतिक प्रॉपर्टी से हमको क्या पता चला? भौतिक प्रॉपर्टी से पता चला कि धातु की जो सतह होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है? चमकदार होती है। तो धातु का जो सतह होता है वो चमकदार होता है, और चमकदार होता है, और धातु के इसी गुण को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो पहला हम लोग जो है भौतिक गुण देख लिए धातु का, कि धातु क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, और इस गुण को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं, और ये जो आप देखिएगा ना, तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ाने से पहले मैं खुद जो है उसको 2 बार पढ़ता हूँ और तब आपके बीच जो है पढ़ाता हूँ। तो ये लाइन जो है यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया कि ये लाइन जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसको जो है देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए। क्रियाकलाप हम लोग 3.2 देख रहे हैं। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। थोड़ा सा जो है आप वेट कीजिएगा, कभी कभी जो है ट्रबल आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो है दुख दर्द से भागने वाले लोग नहीं हैं, मेहनत करेंगे। तो अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। अब चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और इंपॉर्टेंट जो है लाइन जो है आपका यहाँ से हो जाता है। ये जो है आपका लाइन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन ऐसा धातु है जिसका प्रैक्टिकल करते समय फिल्टर पेपर के बीच रहकर जो है सुखा लिया जाता है? तो इसका आंसर जो है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य तौर पे आपका सोडियम। सोडियम धातु जो है जिसका जो है फिल्टर करते समय हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते समय फिल्टर पेपर के बीच रखकर जो इसको क्या कर लिया जाता है? सुखा लिया जाता है। अब उसके बाद कह रहा है कि वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का आप क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अब आइए इसका हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? तो यहाँ से दूसरा प्रॉपर्टी जो है हमारा शुरू होगा। दूसरा प्रॉपर्टी आपके सामने है, और दूसरा प्रॉपर्टी जो है मेरे प्यारे भाई साहब शुरू होगा। अब यह क्या कहेगा? आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है।
प्रत्येक धातु कठोरता अलग अलग होती है। यानी हमारा सेकेंड जो है आपका भौतिक गुण जो है, सेकेंड भौतिक गुण निकल गया। पहला हम देखें कि धातु की जो सतह होती है चमकदार होती है, उसके उस गुण को धात्विक जो है गुण कहते हैं। और दूसरा हम लोग यह देखें, सेकेंड जो है भौतिक गुण हम लोग यह देखें कि धातु जो होती है कठोर होती है। अब आगे आइए देखते हैं इसका आगे जो है और प्रॉपर्टी हम लोग कुछ देखेंगे। इस लाइन को अगर देखिएगा तो ये भी आपको जो है धातु के जो है प्रॉपर्टी के बारे में ही बताएंगे, और धातु के प्रॉपर्टी के बारे में या मुख्य रूप से जो है आपको बताएंगे। देखिए आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, यानी धातु को हम लोग जो है पीट कर जो है पतली चादर बना सकते हैं। इस गुणधर्म को हम लोग आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता का अर्थ क्या होता है? आघात वर्ध्यता का अर्थ होता है धातुओं को पीट कर एक पतली जो है चादर बनाना। क्या आप जानते हैं सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु? देखिए क्वेश्चन यहाँ से खुल गया, क्वेश्चन आपको यहाँ से खुल चुका है। सोना और चांदी जो है सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, यानी सोना जो है सबसे ज़्यादा जो है आघातवर्ध, सोना को पीट पीट कर जो है बहुत लंबा जो है चादर जो है बनाया जा सकता है। अब आगे जो है फिर हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यहाँ से एक और आपका प्रॉपर्टी जो है सामने खुल के आ जाएगा, और प्रॉपर्टी यहाँ आपका एकदम यहाँ से सामने है, इसको देखिए। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने पर, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग तन्यता कहते हैं। यानी धातु जो है उसको अगर पतले तार के रूप में ऐसे हम खींच रहे हैं, इसके इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक जो है तन्य धातु है, सोना सबसे अधिक क्या है? तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से, मेरे भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 1 ग्राम सोने से जो है, 1 ग्राम सोने से जो है डायरेक्ट जो है 2 किलोमीटर लंबा तार जो है आपका बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे अधिक जो है तन्य धातु कौन है? तो आपका सोना है। तन्य धातु कौन है? सोना है। कभी कभी ऑप्शन में लगा देता है तो सोना और चांदी दोनों हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, और कुछ धातु का उपयोग जो है हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, और मुख्य रूप से जैसे एल्युमिनियम हो गया ये चीज़। इस फिगर से जो है एक क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं। फिगर आपका क्या कह रहा है, इस चीज़ को आप पहले ध्यान से देखिए। फिगर आपका ये कह रहा है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखना है यहाँ तक, और मुख्य रूप से आप देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो है आपका एक स्टैंड है, ये स्टैंड है आपका, ये वाला स्टैंड है आपका, और ये क्या है? एक जो है क्लैंप है, और इसमें धातु के तार है, ये बर्नन है। इसमें तार का जो है खुला जो है सिरा है, ये पिन है और एक मोम है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इस जो है ये धातु के तार को अगर हम हीट देते हैं, यहाँ से ऐसे हीट देते हैं, तो हीट देने पर जो है फ्लेम जलाने पर, हीट देने पर जो है क्या होगा? इसमें जो है ये गर्म होगा, यानी ये जो धातु का तार गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो यहाँ पे एक मोम लगा हुआ है, तो गर्मी से आपको पता है कि अगर कोई कैंडल है, अगर मान लीजिए कि वो जल रहा है, और इस पर कोई जो है अगर धातु का जो है अगर मान लीजिए ऐसे लगा दिए हैं, और यहाँ जो है मोम लगाए हुए हैं, तो ये गर्मी से क्या होगा? इसमें गर्मी होगी, या गर्मी होगी तो मोम धीरे धीरे पिघलना ऐसे क्या होंगे? शुरू होंगे। तो धीरे धीरे जब मोम पिघलना शुरू होंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होगा कि जो धातु का तार है वो मुख्य रूप से किसका है? उष्मा का सुचालक है, क्योंकि इसमें क्या दिए हम लोग? हीट दिए। क्या दिए? हीट दिए, उष्मा दिए, तो मुख्य रूप से किसका सुचालक हो जाएगा? तो उष्मा का सुचालक हो जाएगा। तो ये वाला लाइन में आप याद रखिएगा, धातु जो है ये उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। दिस इज वेरी गुड टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ से जो है एक प्रॉपर्टी और आगे आपको निकल के आ जाएगा। प्रॉपर्टी आपका निकल के ये आएगा, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। इस लाइन से आप ध्यान से इस लाइन को देखिए, और यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल कर सामने मेरे प्यारे भैया जाएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप से ये पता चलता है कि धातु उष्मा का सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। यानी धातु का जो गलनांक है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। धातु का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है। एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा का सबसे अच्छे चालक है। दिस इज वेरी गुड। यहाँ से थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा और आपको अच्छा से दिखे, और फिर जो है इस टॉपिक को हम लोग जो है ऐसे करते हैं। अब यहाँ से जो है पढ़िए, इस लाइन को मुख्य रूप से पढ़िए, इस लाइन को आप यहाँ से मुख्य रूप से पढ़िएगा। तो सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है, और इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। यानी यहाँ पे ये लाइन जो है बढ़ गया, और यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है हम ऐसे पढ़ेंगे। अब दोनों लाइन ऐसे पढ़ेंगे, और फिर इसको हम लोग देखेंगे, मुख्य रूप से इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सिल्वर तथा कॉपर उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर कभी कभी इसका जो है डायरेक्ट आपको जो है सैम्बल दे देता है Ag, और उसके बाद कॉपर को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? Cu बोलते हैं। तो आपका सिल्वर तथा कॉपर उष्मा का सबसे अच्छे चालक है। इनकी तुलना में लेड को हम लोग सैम्बल देते हैं Pb के नाम से, प्लम्बम, और मरकरी जिसको हम लोग हाइड्रोजाइरम जानते हैं Hg के नाम से, उष्मा का कुचालक है। तो जहाँ Ag और कॉपर जो है, यानी सिल्वर और कॉपर जो है उष्मा का अच्छे चालक हैं, वहाँ देखिए लेड और मरकरी जो है उष्मा का कुचालक है। ये एनसीईआरटी का सबसे जो है बेस्ट लाइन है। आइए जो है हम इस लाइन को जो है पढ़ते हैं, और यहाँ से जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है आपके, अगर आप जो है एक तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आप देखते हुएगा। यहाँ से जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बन जाता है। और क्वेश्चन क्या बनता है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। आपने अवश्य देखा होगा कि तार आपके घर तक बिजली पहुँचाती है। बिल्कुल बात सही है, हमारे घर तक जो है बिजली किसके माध्यम से आता है मेरे भाई? तार के माध्यम से आता है। उस घर पर, मतलब उस पर
पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग पीवीसी के नाम से जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार के ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? तो देखिए मुख्य रूप से अगर मान लेते हैं कि हमारा ये तार है, यहाँ देखिए ये तार है और इसमें एक पतला तार ऐसे रहता है, तो उसका जो ऊपरी वाला परत होता है वो पीवीसी होता है। क्या होता है? पीवीसी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो इसका उपयोग इसलिए रहता है कि क्योंकि जो है विद्युत का जो है मतलब चालन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और स्पार्क करने की जो है उसमें जो है कमियां ना आए, इसलिए, और करंट जो है सजीवों को नहीं लगे, इसके लिए पीवीसी लगाया जाता है मुख्य तौर पे। अब आगे देखते हैं अगला लाइन जो है कि जब धातु है, अगला लाइन जो है हम मुख्य रूप से देखेंगे, ये वाला लाइन ध्यान से देंगे हम, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, या ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। इंग्लिश में इसको सोनोरस बोला जाता है, सोनोरस बोला जाता है, ध्वनि या सोनोरस बोला जाता है। आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी की धातु की क्यों बनी रहती है? स्कूल की घंटी की धातु इसलिए बनी रहती है क्योंकि जब उसको बच्चा जो आएगा और एकदम जो है उस पर ऐसे जो है ऐसे टर्न से मारेगा तो जोर से आवाज़ दिया जाएगा ताकि सारा क्लास में उसको सुनाई देता हो। ठीक है, तो हम लोग ये जो है भौतिक गुण देख लिए। भौतिक गुण क्या क्या देख लिए मेरे प्यारे भाई, उस पर पहले मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसके क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। भौतिक यह गुण देखिए कि सबसे पहले धातु जो है क्या होती है? तन्य होती है। उसके बाद धातु जो है आघात वर्ध होती है, आघात वर्धता होता है। उसके बाद धातु में हम लोग क्या देखें? धातु में चमक होती है। उसी में क्या देखें? धातु में जो है ध्वनि होती है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग मुख्य रूप से देख चुके हैं। हमने तन्यता में देखा कि सोना जो है Au और प्लस Ag अर्जेंटेनम, सोना और चांदी जो है धातु का सबसे बड़े जो है क्या है? मुख्य तौर पे तन्यता है, यानी तन्य दिखाते हैं, जिसमें हमने बताया कि 1 ग्राम में जो है पैसे जो है सोना जो है आपको तार के रूप में जो है फैलता है। और आप कमेंट में बताइए कितना जो है किलोमीटर तार के रूप में फैलता है। तो आपने देखा कि सोना जो है 1 ग्राम में, मुख्य रूप से 1 ग्राम में, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से याद करा दें, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर जो है फैल रहा है, यानी उसमें जो है डेंसिटी आ रही है, तन्यता आ रही है। अब आइए हम अधातु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अधातु के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अधातु के अगर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा तो यहाँ से जो है सारा अधातु के जो है एग्जाम्पल है, और इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन जो है यहाँ मुख्य रूप से इसको देखिए, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन ऐसी जो है अधातु है जो द्रव होती है, तो आंसर याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है? जो द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन जो होता है क्या होता है? द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस या फिर गैस होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। बिल्कुल गुणधर्म होते हैं। जितने धातु का गुणधर्म है उसके सारा जो है अपोजिट चले जाइएगा तो आपका जो है अधातु का गुणधर्म हो जाएगा। अब यहाँ से जो ए लाइन बनेगा ना, एनसीईआरटी का ए लाइन जो है मेरे भाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। इसीलिए मैं मुख्य रूप से डिस्प्ले को बड़ा कर दिया हूँ ताकि आपको समझाने में हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। आइए हम इस लाइन को पहले वाला लाइन को हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं और उसको जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम अपने जो है कलर बदल लेते हैं और कलर कर लेते हैं आपको मुख्य रूप से ऐसे। देखिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी जो है एक ऐसा जो है एकमात्र जो है धातु है जो आपके ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके तरह अधातु में जो है हम अभी जाने, मुख्य रूप से अधातु में एकमात्र जो है आपका अधातु है जिसका नाम ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है मुख्य रूप से आपका क्या चीज में पाया जाता है? तो ये द्रव में पाया जाता है। तो ये अपवाद हो गया। तो आपका धातु का अपवाद हो गया मरकरी और अधातु का अपवाद हो गया ब्रोमीन। चलिए आगे देखते हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ से हम देखेंगे गैलियम, ये आपका गैलियम रहा, ये और आपका सीजियम रहा। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, यानी धातु का गलनांक जो है मुख्य रूप से उच्च होते हैं, लेकिन उसमें अपवाद में गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जिसकी गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपने हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखोगे तो यह पिघलने लगेगी। और दिस इज बिग लाइन्स, ये बहुत बड़ा एनसीईआरटी का लाइन है, इसको हम बिग लाइन में जो है समाहित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो कौन ऐसी धातु है, वो कौन ऐसी धातु है जिसको हथेली पर रखने पर जो है पिघलने लगती है? तो उसका मुख्य रूप से जो है आंसर क्या हो जाएगा? गैलियम और फिर सीजियम। गैलियम और सीजियम एक ऐसा जो है धातु है जिसको हथेली पर रखने पर जो है ये पिघलना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाइन है, इसको जो है आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो ये तो लगभग जो है एकदम जनरल क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को पता ही है कि आयोडीन जो होता है आपका क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, फिर भी जो है वो धातु की गुण दिखाता है, यानी चमकीला होता है। उसके बाद अगला जो है ये भी कॉमन लाइन है, ये देख सकते हैं, कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है और प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, यानी जिसका बहुत सारा रूप हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से कार्बन का होता है, हीरा कार्बन का एक अपरूप है। अब देखिए कार्बन से जो है एक हीरा निकला हुआ है, जिसका अभी डायमंड जो है, जो कि अभी भारत का या पूरे विश्व में इसका सबसे बड़ा मांग रहता है हीरा का, वो जो है कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है। एवं इसका गलनांक एवं कथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट भी है, जो कि विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है मुख्य रूप से क्या है, तो ग्रेफाइट जो है मुख्य रूप से अधातु है, अधातु होते हुए भी विद्युत के क्या है, सुचालक है, या विद्युत के सुचालक है। अगला लाइन जो हम देखेंगे मुख्य रूप से, और अगला लाइन जो है मुख्य रूप से हम देखेंगे, तो अगला लाइन हमारा क्या है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये बेसिक लाइन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्षारीय धातु जिसको हम लोग लिथियम बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं, इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आप कोई भी अगर जनरल बुक उठाकर मेरे भाई देख लीजिए, तो जनरल बुक अगर आप उठाकर देखिएगा तो जनरल बुक में जो है मुख्य रूप से आपको यही देता है, किसका, सोडियम। और लगभग 90% लोग जो है केवल सोडियम के बारे में जानते हैं कि चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सोडियम के साथ साथ लिथियम भी और पोटेशियम भी चाकू से काटा जा सकता है। यह दिस इज बिग लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा लाइन है। और इनका घनत्व तथा गलनांक भी बहुत कम होते हैं, घनत्व और गलनांक भी क्या होते हैं, इनके बहुत कम होते हैं। तो आप मुख्य तौर पर याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर इसको हम कोई ट्रिक देने का नाम रखें और कोई ट्रिक आपके सामने सेट करें, तो हम एल से लिथियम बोल सकते हैं, और एन से सोडियम, Na से सोडियम बोल सकते हैं, और के से जो है पोटेशियम बोल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसको जो है हम ट्रिक अगर दे सकते हैं तो ट्रिक हम इसका ऐसे दे सकते हैं। इसका मुख्य रूप से हम ट्रिक ऐसे दे सकते हैं, नक्ल जो है हम ट्रिक दे सकते हैं। एन से हो जाएगा आपका Na मतलब सोडियम, के से हो जाएगा आपका पोटेशियम, आपको पता है कैलियम से बनता है, एल से हो जाएगा आपका लिथियम, एल से क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। तो ऐसे जो है, या अपना कुछ सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर लीजिएगा। हम तो इसको नक्ल बोलते हैं। नक्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि नकला जो है क्या है, धातु है। अगर नकली धातु नहीं रहता तो ये क्या चाकू से कटता नहीं, क्योंकि चाकू जानते हैं कि जो धातु होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तो यानी मुख्य रूप से नकली है, इसलिए इसको हम नक्ल ट्रिक देते हैं। तो नक्ल में आपका आ जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब आगे बढ़ते हैं, जिनका घनत्व और गलनांक जो है क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए मेरे भाई आगे जो है हम बढ़ेंगे, और यहाँ से एक लाइन और मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन जो है अपने आप में जो है क्या है, बहुत वैल्यूएबल है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। और ये वाला जब आप पढ़िएगा ना यहाँ तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है मुख्य तौर पे। तो आइए जो हम पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है। अधिकांश धातुएं जो है क्या प्रदान करती है, तो मेरे भाई ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती है, जो अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। देखिए अब यहाँ से एसिड और बेस पिछला जो है वीडियो में बताए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ के आइए। एसिड बेस पर मुख्य रूप से जानिएगा तो अधातु जो है, अब अधातु जो है, अधातु माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, अधातु जो है आपका आ जाएगा किस में, एसिड में, और बेस आ जाएगा किस में, तो बेस आ जाएगा आपका धातु में। यानी धातु के जो भी जो है ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे। कौन सा होंगे, वो क्षारीय होंगे, और जबकि अधातु का जो भी होंगे वो क्या होंगे, वो अम्लीय होंगे। अधातु क्या होंगे, अम्लीय होंगे। ये लाइन से यही जो है निकलता है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मुख्य रूप से हम लोग, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखेंगे मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का रासायनिक गुण क्या है। मैं पीछे बताया हूँ कि किसी भी मेटल को हम लोग दो तरीका से जो है बता सकते हैं। मेटल मतलब होता है धातु, किसी भी धातु को, एक तो उसका भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा उसको हम लोग जो है रासायनिक गुण के आधार पर, हम लोग बता सकते हैं। तो आइए हम लोग भौतिक गुण तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब रासायनिक गुण की बारी है, और रासायनिक गुण हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी पूछता है आपसे कि धातुओं को वायु में वहन करने से क्या होता है, जब धातु को हम अगर वायु में जलाते हैं। तो पहले जो है हम चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं, जो कि यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पर आपको जो है दिखाएगा। और निष्कर्ष के तौर पर जब आप देखिएगा
तो मुख्य रूप से आप यहाँ से ये लाइन देखिएगा तो यहाँ लिखा गया है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है और सभी धातुएं इसी प्रकार क्रियाएं अभिक्रियाएं करती हैं, जिसका जांच हम लोग निम्नलिखित क्रियाकलाप में कर चुके हैं या करने वाले हैं। उतना आपको नहीं देखना है, जहाँ से एकदम क्वेश्चन बनते हैं लाइन बाय लाइन आपके सामने प्लॉट रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन सामने प्लॉट रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन सामने देखिए और इस चीज़ को जो है फील कीजिए और इस चीज़ को जो है पढ़िए, समझिए, एंजॉय कीजिए। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, यानी कोई भी धातु, यहाँ देखिए ध्यान से, कोई भी धातु ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करेगा तो धातु के जो है ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पर मुख्य रूप से इसको देखिएगा तो Cu और O2 यानी कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो ये बनाया कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ से हमको यह कंक्लूजन निकलती है कि कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मुख्य तौर पर हमको धातु के ऑक्साइड बनाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है एक और रिएक्शन हम लोग मुख्य तौर पर देख लेते हैं। और रिएक्शन हमारा एक यह कह रहा है, रिएक्शन यहाँ पर यह कह रहा है कि अल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और बनाया अल्युमिनियम ऑक्साइड। और अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला कभी कभी पूछ देता है और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अल्युमिनियम ऑक्साइड के फार्मूला में जो है क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3। तो ये फार्मूला जो है आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, मुख्य रूप से ये फार्मूला जो है आप याद रखिएगा Al2O3, ये फार्मूला आप याद रखिएगा Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है, जो कि थोड़ा टेढ़ा फार्मूला है। अल्युमिनियम जो है हमेशा जो है 3+ बनाता है, ऑक्साइड 2- बनाता है, इसीलिए फार्मूला बन जाता है Al2O3। ठीक है, तो आगे जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ से एक लाइन जो है इसको हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है आप सीरीज में जो है अभी वीडियो देख रहे हैं तो रीडिंग तो करना होगा आपको। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है? हम जानते हैं कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जो कि चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति जो है आपका क्या होती है, क्षारीय होती है। उसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करती है। दिस इज वेरी बिग लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एनसीईआरटी जो अपना खेला जो है, ओरिजिनल खेल जो है अपना, यहाँ से क्वेश्चन करता है और यहाँ से जो है सबको जो है कन्फ्यूज करके एनसीईआरटी फेंकता है कि भाई एनसीईआरटी में दिया है तो कहाँ दिया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ कैसे कह रहा है कि आपका धातु के ऑक्साइड जो होता है, धातु के यहाँ ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय होता है। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि धातु के ऑक्साइड जो है आपका होता है वो क्षारकीय होता है। लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से देख रहा है एल्युमिनियम, यहाँ देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम और यहाँ पे ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की कुछ धातुएं आपका अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है, दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। अब क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके बन जाते हैं कि वो कौन ऐसी जो है ऑक्साइड है जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों दिखाती है। तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, वो अल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। अल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ देखिए ध्यान से, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है आपकी ऐसी जो है धातुएं हैं जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड भी अब किसको कहेंगे, तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी हम लोग एल्युमिनियम और हम लोग प्लस किसको कहेंगे, अल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी कहेंगे। तो अल्युमिनियम और जिंक उभयधर्मी इसलिए है क्योंकि जो है ये अम्लीयता यानी अम्ल और क्षार प्लस दोनों का जो है ये गुण दिखाते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अगला हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं मुख्य तौर पे। तो अगला रिएक्शन हमारा यही है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगला रिएक्शन हमारा यही है कि अगर हम लोग जो है अल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनाता है, तो हमारा बनता है AlCl3 और फिर जो है आपका क्या बनाता है, जल। AlCl3 को हम लोग पढ़ सकते हैं अल्युमिनियम क्लोराइड। फिर यहाँ जो है आपको अल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम देखेंगे और हाइड्रा ऑक्साइड जिसको हम लोग जो है NaOH बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा हाइड्रा ऑक्साइड, इसको हम लोग जो है कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं हाइड्रा ऑक्साइड को। और NaOH को अगर देखेंगे तो आपका जो है बनेगा सोडियम एल्युमिनेट और जल। तो याद रखिएगा कि जब भी जो है आपका अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्युमिनेट बनाता है, जिसका फार्मूला होता है NaAlO2। थोड़ा फार्मूला जो है टेढ़ा है, याद रखिएगा, NaAlO2, फिर से थोड़ा सा साफ बोलते हैं, NaAlO2, जो कि आपका मुख्य तौर पे यहाँ दिया गया है। इस फार्मूला को जो है आप लोग मुख्य तौर पे इस फार्मूला को है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये बता देते हैं साथ साथ, बात जब छिड़ी है तो सुन लीजिए, ये जो NaOH है कॉस्टिक सोडा है, इसका जो है मुख्य रूप से आप देखिएगा कि इसमें बेसिडिटी जो है आपका, बेसिडिटी मतलब जो है बेस क्षार जो है ज़्यादा होता है और NaOH जो है सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार होता है और इसका जो है pH मान जो है लगभग 14 के बराबर होता है, जो कि मैं चैप्टर जो है आपका दूसरा में पढ़ा चुका हूँ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आपको मुख्य तौर से यहाँ क्या याद रखना है, तो मुख्य तौर से 2-3 फार्मूला आपको याद रखना है। पहला फार्मूला यह याद रखना है कि आपका सोडियम एल्युमिनेट का फार्मूला क्या होता है, NaAlO2। ठीक है, NaAlO2। और उसके बाद मुख्य तौर पर ये जो है आपका रिएक्शन जो है याद रखना है।
अगला जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको थोड़ा बहुत बना सकता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार में से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि वो कौन ऐसे ऑक्साइड है जो जल में घुलकर, मुख्य रूप से जल में जो है घुलकर जो है क्या देते हैं, क्षार देते हैं, जल में घुलकर क्षार देते हैं। तो वो जो ऑक्साइड है मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से आपका सोडियम ऑक्साइड है और मुख्य रूप से जो है पोटेशियम है। सोडियम ऑक्साइड है और मुख्य रूप से जो है आपका पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि है। तो आप याद रखिएगा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जब भी जो है उसको हम लोग जल में जो है घुलाते हैं तो मुख्य तौर से वो हमको क्या देता है, तो हमको क्षार प्रदान करते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं कि जल के साथ रिएक्शन करा के बजाते जो है एनसीईआरटी अपना प्रूफ दिया है कि जल के साथ रिएक्शन करा के कैसे जो है मुख्य तौर पे आपका किया है। तो ये जो है आपका सोडियम जो है क्या है, ऑक्साइड है, जिसको हम लोग Na2O बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ये जो है जल के साथ रिएक्शन किया है, बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड जो है आपका जल के साथ रिएक्शन किया और बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग KOH के नाम से जानते हैं। अगला लाइन जो है हम लोग लाइन बाय लाइन जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसी धातु है जिसको खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, तो सोडियम है और वो क्या है, पोटेशियम है। इसे इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग से रोकने के लिए किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो कौन ऐसा धातु है जिसको आग से बचाने के लिए किरोसिन तेल में रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। सामान्यतः पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण में सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्प्ले ऊपर करेंगे फिर आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह का चूर्ण डालते हैं तो तेजी से जलने लगता है। और कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु में कॉपर ऑक्साइड को काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहाँ से बन सकता है। देखिए ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा लाइन है, इसी चीज़ को जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन बन जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन आया कहाँ से, बाउंस कर गया। बाउंस नहीं करता, एक्चुअली हम उस पर जो है अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमको परेशानी होती है। देखिए आप ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। कॉपर का सबसे पहले बात दहन नहीं होता है। यहाँ देखिए कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु के साथ, यानी कॉपर जो है हमेशा किसके साथ जो है करेगा, तो गर्म धातु के साथ। गर्म धातु के साथ करके जो है कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और एक कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, तो एक काले रंग की जो है परत बन जाता है। यानी जो कॉपर ऑक्साइड जो रहेगा, मुख्य तौर पर कॉपर ऑक्साइड जो रहेगा मेरे भाई, कॉपर ऑक्साइड जो रहेगा मुख्य तौर पर कैसा रहेगा, तो वो काला रहेगा। कॉपर ऑक्साइड जो है आपका काला रहेगा, काला रंग की परत चढ़ जाती है। सेम उसी प्रकार अगर आप देखिएगा तो अगला जो हमारा लाइन है मुख्य रूप से इस लाइन को अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ से इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, देखिए इस लाइन को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा तो देखिए सिल्वर एवं गोल्ड जो है अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सिल्वर और गोल्ड जो है ऑक्सीजन में आने से कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा जो हम लोग ज्वेलरी बनाने में, गहना बनाने में, आभूषण बनाने में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन से कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं, अगला पेज हम पढ़ते हैं।